ये था जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। एक और रीजन था उस वक्त पाया गया, ठीक है, उसको भी रदरफोर्ड का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो वो सेकंड ड्रॉबैक है। वो सेकंड ड्रॉबैक है। वो क्या था, वो ध्यान से सुनिए। ऑल पेज क्यों नहीं करते हो तुम लोग, ये क्या दे रहा है? और अप्लाई टू ऑल पेजेस किया करो ना जब स्क्रीन को वो करते हो तो। वो दूसरा ड्रॉबैक देखो क्या है। ये इन्होंने ले लिया, क्या ले लिया, एक जार ले लिया, ठीक है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, और ये ले ली व्हाइट लाइट। अब देखो अलग से टाइम चाहिए होगा इनको बनाने के लिए, ये नहीं कि साथ के साथ बना लो। व्हाइट लाइट, अब ये जो व्हाइट लाइट इन्होंने इस जार में से पास कराई, अब ध्यान से सुनिए, चलिए हो गया, ये पहले ही आपको शुरू कर देना चाहिए। व्हाइट लाइट जब इस जार से पास कराई तो क्या देखा इन्होंने, इन्होंने ये देखा ये जो स्क्रीन है इस व्हाइट लाइट को ये यहां से निकली, ठीक है, और यहां पे इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लगा दिया, ठीक। अब क्या हुआ, क्या होना चाहिए बताइए, बोलिए क्या होना चाहिए। देखिए लाइट जो है वो अपने डिफरेंट वेवलेंथ में कलर में डिस्पर्स हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, वो हो जाती है, ठीक है। तो कौन कौन से कलर आते हैं, हाँ विबग्यो, तो सबसे नीचे आता है वॉयलेट, फिर आता है इंडिगो, फिर आता है ब्लू, फिर आता है विबग्योर जी ग्रीन, फिर वाइट, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ये 7 कलर में लाइट क्या हो जाती है, हाँ डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है, इसमें ब्रेक हो जानी चाहिए, ठीक है। गैस भरी हुई है, व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आने के बाद जब पास हुई, पास होने के बाद मेरे दिमाग में कीड़ा था, मैंने कहा यार देखो इस लाइट को कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो मैंने रास्ते में प्रिज्म लगा दिया, प्रिज्म लगाया तो प्रिज्म मुझे मालूम है कि वो लाइट को उसके साथ कलर में वो कर देता है, यानी डिस्पर्स कर देता है, तो सारे कलर दिखते हैं स्क्रीन पर, रेनबो बन जाता है। लेकिन हुआ अलग, क्या हुआ, हुआ ये कि क्या हुआ कि ऑरेंज कलर था ही नहीं उसमें, ब्लू कलर भी नहीं था, ये दोनों कलर गायब। तो व्हाइट लाइट में तो सातों कलर होते हैं, और ये जब मैंने गैस हटाई यहां से और खाली प्रिज्म लिया, यहां पे खाली प्रिज्म लिया और व्हाइट लाइट इसमें से पास करी, तो ये सातों कलर थे, ऑल कलर्स, ठीक है। लेकिन जब मैंने गैस से पास करी तो सिर्फ 5 ही कलर थे, 2 थे नहीं, या 4 कलर थे, 3 नहीं थे, आई समझ में बात। मैंने गैस बदल के देखी, हो सकता है खाली गैस में कुछ खराबी हो गई हो,
है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो इसमें, तो मैंने गैस हीलियम डाल दी। तो हीलियम डाली तो देखा कि हीलियम के अंदर जो है, मान लो गैस मैंने हीलियम ले ली, गैस बदल दी, तो इस बार देखा कि ऑरेंज गायब है, ब्लू तो आ गया, ब्लू आ गया, लेकिन इंडिगो गायब हो गया। आई समझ बात? मैंने फिर क्या किया, ऑर्गन ले ली, तो मैंने देखा कि इस बार जो है वो इंडिगो मौजूद है और ऑरेंज भी मौजूद है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार येलो गायब हो गया और ग्रीन भी गायब हो गया, 3 गायब हो गए। तो लोगों ने कहा कि भाई साहब, रदरफोर्ड साहब कुछ बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है एटम के अंदर। मॉडल तो आपने दे दिया, लेकिन उस मॉडल में ऐसी क्या चीज है जो आप ये गैस में जो हम पास कर रहे हैं व्हाइट लाइट को, तो उसके कलर गायब हो जाते हैं, ठीक। तो इस बात को भी वो एक्सप्लेन नहीं करता। इस बात भी सेकंड लॉ है। तो लिखिए इसको, इस डायग्राम को बनाइए, ये पूरी बात लिखिए। कुछ ना कुछ गायब हो रहा था, गैस हाइड्रोजन लेंगे तो कोई और कलर गायब, हीलियम लेंगे तो कोई और, आर्गन लेंगे तो कोई और, ऑक्सीजन लेंगे तो कोई और, लेकिन कलर गायब हो रहा है। तो वो कलर क्यों गायब हो रहे हैं, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हो, ठीक है। और इस स्पेक्ट्रम को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसका दूसरा नाम है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कोई वजह तो गैस के अंदर ही है ना, जो ये कुछ लाइटों को एब्जॉर्ब कर ले रही है, कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर ले रही है, उनको आने नहीं दे रही, और गैस बदल रहे हैं तो कलर जो एब्जॉर्ब कर रही है गैस, वो अलग हो जा रहा है। तो ये सारा खेल कुछ एटम के अंदर हो रहा है ना, वही चीज जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ये इनका सेकेंड ड्रॉबैक, ठीक है। दिस इज सेकेंड ड्रॉबैक। पहला क्या है, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, और दूसरा क्या है, ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, इसका रीजन नहीं बता पाए। अच्छा, इसको डिस्क्रीट क्यों बोलते हैं? डिस्क्रीट इसलिए बोलते हैं कि ये सारी वेवलेंथ हो, क्या हो, ऑल वेवलेंथ आर प्रेजेंट, अगर हैं, अगर सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं तो ये क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम सारी वेवलेंथ मौजूद है, ठीक है, लेकिन बीच में से कुछ गायब हो गई तो डिस्क्रीट टुकड़ों में मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर किसी स्पेक्ट्रम में सारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को, तो वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है। और अगर कुछ वेवलेंथ गायब हो गई तो इसका मतलब डिसकंटिन्यू हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। अदनान लिख रहे हो, चलो चलो आगे। कौन आए, हाँ, बोर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल।
ठीक है। तो इन्होंने इस सारी चीजों का, इन सारी कमियों का सॉल्यूशन क्या दिया, लिखिए। इन्होंने क्या इलाज किया इस सारी कमियों का? बोर साहब ने कहा एटम्स मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, और शेल भी लिख सकते हैं, which has angular momentum equal to h upon 2 pi h upon 2 pi और its integral multiple, its integral multiple, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीजर नंबर जानते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या कहा वो समझते हैं, इनकी डेफिनेशन को। ये मैंने बना लिया न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब ये घूम रहा है। हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। अब ये इसमें घूम रहा है, तो इसको घुमा भी देते हैं, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी है, ये घूम रहा है। तो अब क्या होगा भाई, यहां पे क्यों घूम रहा है? यहां वाली शेल में भी तो घूम सकता था, इस वाली में भी घूम सकता था, इस वाली में भी घूम सकता था, इसमें भी घूम सकता था, इसमें भी घूम सकता था, इसमें भी घूम सकता था, इसके अंदर भी घूम सकता था, इसके अंदर भी घूम सकता था, इसमें भी। हजारों लाखों शेल बन सकती है ना, यही शेल क्यों नहीं? बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं एक शेल और बना देता हूं, चलिए ये बना दूंगा मैं। ये तो इस वाली शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इस वाली में घूम रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारी शेल बन सकती हैं गोल गोल, उसमें क्यों नहीं घूम रहा है? और बना लेते हैं, चलिए। अब इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो इस वाली शेल में घूमेगा, इसके बीच वाली शेल्स में क्यों नहीं घूम रहा? यही वाली शेल क्यों लिए? ठीक है। ये बोर साहब का कहना था कि सिर्फ या तो इस वाले में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, या इस वाले में घूमेगा, या इस वाले में घूमेगा, बीच वाली शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कि कौन सी वाली शेल हमें पता चले कि कौन सी वाली शेल होगी। अब यहां से ले न्यूक्लियस से मैं शुरू करूं यहां तक, तो लाखों करोड़ों शेल बना सकता हूं, थोड़ा थोड़ा रेडियस चेंज करता है, सर्कल बनता जाएगा।
तो कौन सी वाली शेल लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, तो उसी का वो आपने सेंटेंस लिखा है कि जिस शेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा इंटीग्रल नंबर इनटू h/2 पर। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। n क्या है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो। ठीक है, चलें आगे। एंगुलर मोमेंटम के बारे में किसी ने पढ़ा है? क्या होता है? जब भी कोई बॉडी किसी सर्कल में घूमती है तो उसके अंदर एक तो होता है लीनियर मोमेंटम p, और दूसरा होता है रेडियस। एंगुलर मोमेंटम उससे बनता है। क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। ये वाला मोमेंटम जो है ये क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम। ये क्या कहलाता है? लीनियर मोमेंटम। और ये क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कब होता है? जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन सीधी चल रही है तो उसके मोमेंटम को क्या कहेंगे? लीनियर मोमेंटम। लेकिन जब कोई कर्व्ड पाथ पे चल रही है, कोई चीज कर्व्ड पाथ पे चल रही है, सर्कल में चल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जरूरी नहीं है सर्कल में ही हो, अगर घुमावदार रास्ता है ऐसे जा रही है तो इसके पास भी क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। अब ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? ये वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी कि हर कर्व्ड पाथ का एक रेडियस होगा, इसका सेंटर होगा, ये r हो गया। बोलिए, इसका जैसे यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर से रेडियस लेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा? ये हो गया, ये रहा रेडियस। या ये बाहर वाला ले लेता हूँ, ये r हो गया, तो ये r की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। और जब ये मूव करेगी तो ये इसकी वेलोसिटी है। इसका इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है me, ये इसका मास होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो me इंटू v, तो ये क्या हो जाएगा? ये लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। और इसका रेडियस ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है ये वेक्टर में। क्या कहलाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस का साइन लगाया है। इसको जब हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है? इसको जब हम लिखते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर टी साइन थीटा, यानी थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। चलिए अलग पेज पे बताता हूँ। एल क्या है? आर क्रॉस टी, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? आर टी साइन थीटा। समझ में आया? थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ये लीनियर मोमेंटम वेक्टर कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन बताता है। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये रहा, लो ये मेरा इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा?
जो इसकी पोजीशन बताएगा। तो ये बता रहा पोजीशन, तो ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, ये आर हो गया। और ये इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी जब भी कोई चीज कर्व पाथ पे मूव करती है तो उसका जो टेंजेंट होता है वो उसकी वेलोसिटी बताता है, उसका डायरेक्शन। ये बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करी थी। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का तरीका ये होता है कि उसकी टेल से टेल जोड़ दीजिए। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसको यहां से करके आगे ले जाता हूं, पैरेलल शिफ्ट कहते हैं इसको। तो क्या एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। हमेशा टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 9th क्लास में हमने पढ़ा है, क्या होता है, 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये जो डायरेक्शन है ये कौन देता है, टेंजेंट। क्या कौन देता है, टेंजेंट। और ये क्या है, रेडियस। इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल बोलिए 90 डिग्री। थीटा जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए आर एम वी साइन 90 लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो एम वी या एम आर वी कर दो। ये क्या हो गया, ये मेरा बोलिए एंगुलर मोमेंटम आ गया। लेकिन ये किसमें आया, ये मैग्नीट्यूड आया है। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर के लिए मॉडल लगा देते हैं, ठीक है। लिखिए इतनी बात जल्दी से। तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकलती है, पता नहीं कैसे, और तो बोलो। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि न्यूक्लियस होता है, ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा ऑर्बिट, इसका मतलब कोई भी ऑर्बिट आप बना सकते हो, कहीं पर भी कोई भी रेडियस बनाइए और ऑर्बिट चेंज कर दिए, सब में इलेक्ट्रॉन घूमेगा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। बोर ने क्या कहा कि नहीं, हर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को घूमने की परमिशन अल्लाह मियां ने नहीं दी है। उसको घूमने के लिए एक खास ऑर्बिट चाहिए, और वो खास ऑर्बिट क्या है, वो खास ऑर्बिट ये है कि उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, समझिए। तो अगर इस वाले ऑर्बिट में h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो इसमें घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। इसमें होगा तो इसमें घूमेगा, इसमें होगा तो इसमें घूमेगा, ये होगा तो इसमें घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। इसमें होगा तो इसमें घूमेगा। आई बात समझ में। वरना फिर बीच वालों में अगर इसमें होगा तो इसमें घूमेगा, नहीं होगा तो जिसमें होगा उसमें घूमेगा, उसके अलावा उसको, समझिए। कॉलोनी में तो 1000 घर हैं, तो क्या सब में घुस जाने की इजाजत होती है? जिसका जो घर होता है उसी में जाने की इजाजत होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही समझिए, इलेक्ट्रॉन को भी सिर्फ कुछ ऑर्बिटल हैं, कुछ ऑर्बिट्स हैं, कुछ शेल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन को घूमने की इजाजत है, रहने की इजाजत है। और वो कैसे पता चलता है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल करके। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आनी चाहिए, h/2 पाई हो या फिर इसका मल्टीपल हो। अगर n की वैल्यू 1 रखूंगा, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगी, h/2 पाई आ जाएगी। बोलो, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या आ जाएगी, h/2 पाई इंटू 2। l की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड वाली शेल के लिए क्या हो जाएगी, h/2 पाई इंटू 3, ये l की वैल्यू आ जाएगी।
इसको L1 कह देता हूँ, इसको L2, इसको L3। चौथी शेल क्या होगी? चौथी शेल मान लो यहां बना देता हूं, तो ये हो जाएगी H/2 इंटू 4, ये हो जाएगी L4। बाकी बीच में जितने ऑर्बिट बन रहे हैं उनमें किसी में भी इलेक्ट्रॉन को जाने की इजाजत नहीं है, घूमने की इजाजत नहीं है। ये किसने कहा? बोर था। हाँ, आई बात समझ में? तो इस बात को, ये एंगुलर मोमेंटम सारी शेल बनाइए 3-4, उसके एंगुलर मोमेंटम लिखिए फटाफट, n की वैल्यू चेंज करके, जैसे मैंने 4 लिखे हैं आप लोग भी लिखिए। ओके, तो वो ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितनी दूर होगा उसका रेडियस निकालने जा रहे हैं, यानी ये वाला डिस्टेंस r, मान लेता हूं ये डिस्टेंस r है, तो ये r की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ओके, कैसे निकालेंगे? तो जो हमने अभी रदरफोर्ड में सीखा था वो फॉर्मूले लगाएंगे। तो सबसे पहला क्या सीखा था हमने रदरफोर्ड में, कि उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वैसे तो ये 9th-10th के अंदर हम लोगों को पता है क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। ठीक है, स्मॉल r लिया है तो स्मॉल r लिखता हूं। ओके, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? बोलिए, अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है? कूलम फोर्स। क्या होना चाहिए वो? K Q1 Q2/r²। यहां तक किसी को कोई एतराज नहीं? एतराज। ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कब अलाउ है? बोलिए, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कब अलाउड है? जब इसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? H/2π/1। पहला ऑर्बिट है तो 1 होगा, ठीक है। दूसरा, और न्यूटन साहब ने जो हमको फॉर्मूला दिया है वो कौन सा है? mv/r। ये भी एंगुलर मोमेंटम है। बोलो, किसी को एतराज? ये न्यूटन साहब ने दिया था, वो वाला एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोर साहब ने दिया है। ये फॉर्मूला हर कहीं पे वैलिड है, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, बड़ी चीज हो छोटी चीज हो कोई भी। और ये फॉर्मूला किस पे वैलिड है? सिर्फ बहुत ही छोटी चीजों पे। और बहुत छोटी छोटी चीजों को जो हम पढ़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं? क्वांटम। ठीक है, मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। और ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्लियर हो गई बात? तो अब फटाफट इसको बनाइए। शुरू करें। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स लग रहे थे, एक फोर्स है कूलम फोर्स, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कूलम फोर्स किसके बराबर होता है? K Q1 चार्ज Q2 चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है वेलोसिटी v है, ठीक है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पे Q1 क्या है? अच्छा, K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो K की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 1/4πε0। Q1 किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। और Q2 किसके बराबर है? न्यूक्लियस में चार्ज। क्योंकि हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं तो न्यूक्लियस में क्या है? सिर्फ एक। न्यूक्लियस में क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, तो न्यूक्लियस में क्या है? एक क्या? और न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में क्या है?
न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, तो एक ही प्रोटॉन है इसके पास, और प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसलिए मैं प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन भी तो लिख सकता हूं। बोलो, किसी को डाउट इसमें? और दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर स्क्वायर। अब इधर आ जाओ, मास, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है, वो तो एज इट इज रहेगी, नीचे आर, तो एक आर से एक आर कट गया है। इस आर को इधर ले आऊं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 की बजाय ऐसा करता हूं, ऊपर ई इंटू ई स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू, अच्छा ये आर को इधर ले जाते हैं, यस, तो इधर क्या हो जाएगा? एम आर वी स्क्वायर। ठीक है, एक मेरी इक्वेशन ये बन गई। बोलिए, यहां से किसी को डाउट तो इसको लिखिए जल्दी से। मोमेंटम को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके ये लिख दिया h/2 पाई इज इक्वल टू mvr, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अगले पेज पे चलेंगे हम लोग, या इसी पेज पे कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर देता हूं। चले, अब क्या करिए, इक्वेशन 2 का स्क्वायर करिए, करिए जल्दी से स्क्वायर। इक्वेशन 2 का स्क्वायर करिए और उसको फिर इक्वेशन 1 से डिवाइड करिए, तो दोनों का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? h/2 पाई इज इक्वल टू एम वी आर। इसका जब स्क्वायर करूंगा पूरे का, तो बताओ क्या हो जाएगा? सबकी पावर 2 हो जाएगी ना, 2, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी और इनकी पावर भी 2 हो जाएगी। बोलो, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? किसी को डाउट इसमें? स्क्वायर करने पे तो डाउ स्क्वायर करके लिखिए, क्या बनेगी ये इक्वेशन, जल्दी से बताइए। स्क्वायर करने पे क्या बनेगी? बोलिए, स्क्वायर करने पे क्या बनेगी? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, एम का स्क्वायर हो जाएगा, और v का स्क्वायर और r का स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? हर चीज स्क्वायर हो जाएगी। इसको क्या करना है? इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, तो इक्वेशन 1 लिख दो इसके नीचे और डिवाइड कर दो, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर भी डिवाइड कर दो, दूसरी साइड का दूसरे वाले राइट साइड से, एम वी स्क्वायर इंटू आर। हो गया डिवाइड। अरे ये दूसरी वाली इक्वेशन जो है, ये वाली, इसको नीचे डिवाइड कर दिया ना उस इक्वेशन को, यही तो लिखा है मैंने, दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करो और फिर उसको क्या करना है? उसको डिवाइड कर देना है पहली इक्वेशन से। ये तरीका है इसको डेराइव करने का, रेडियन को। तो बताओ, जब दोनों फैक्टर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 4 पाई स्क्वायर और नीचे वाले को उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हैं? डिनोमिनेटर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हो गया। लिख लिया सबने?
इधर इधर देखो, एक मास से एक मास कट जाएगा, यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं, एक ही एक नंबर है। वेलोसिटी का स्क्वायर है, वेलोसिटी का स्क्वायर कट गया, ऊपर भी है नीचे भी है। नीचे एक आर है और ऊपर दो आर है, आर स्क्वायर है तो एक आर कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा बोलो, एक तो मास बच गया और दूसरा एक आर बच गया। इतना क्लियर हो गया सबको। और यहाँ पर क्या बचा राइट साइड में, 4 से 4 कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया और कुछ नहीं कटेगा। यहाँ तक क्लियर है। ये m को नीचे ले आओ और r की वैल्यू लिख दो। तो बताओ r की वैल्यू क्या हो जाएगी। m को नीचे लाऊंगा तो ऊपर क्या क्या बचेगा, h एप्सिलॉन नॉट, h एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय m नीचे आएगा, पाई m e स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ गया कि न्यूक्लियस से हाइड्रोजन एटम कितनी दूर है, सर बोले ओह या, ओह या, थैंक यू। ठीक है, हाँ, एटॉमिक नंबर ही तो खाली चेंज होगा। बोलिए, अगर मैं हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम ले लूंगा तो मेरा चेंज क्या आएगा, सिर्फ एटॉमिक नंबर ही का तो चेंज आएगा। बोल नहीं रहे हो। तो ये यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, Z E। इस बार न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, अगर एक प्रोटॉन था तो E के बराबर, और इस बार अगर एटम चेंज कर दिया तो Z चेंज हो जाएगा। Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो चार्ज क्या हो जाएगा Z ही। अगर हीलियम होगा तो 2E, लिथियम होगा तो 3E, बेरिलियम होगा तो 4E, बोरॉन होगा तो 5E। क्या इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो डाउट। तो यहाँ पे बताओ एंगुलर मोमेंटम के लिए तो कोई चेंज आएगा, h अपॉन 2 पाई यही रहेगा इंटू n। मैं कौन सी शेल के लिए इस बार निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं nth शेल के लिए। इसके लिए nth शेल का रेडियस निकालना चाह रहा हूं और एटम भी कोई सा ले लिया है मैंने, ओके। तो उसका न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, उसमें चार्ज चेंज हो जाएगा। तो nth शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो वही होगा mv इंटू r। एंगुलर मोमेंटम बोर साहब के अकॉर्डिंग ये होगा, न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग ये होगा, है तो एंगुलर मोमेंटम ही, तो दोनों बराबर होने चाहिए ना, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, इस बार मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। किसी को परेशानी है तो 2 लिख दूं, किसी को परेशानी तो नहीं होगी। ठीक है, तो जरा इसका स्क्वायर करके बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। स्क्वायर करो, स्क्वायर दी इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r का स्क्वायर, यही रहेगा। बोलो भाई, दोनों को स्क्वायर किया ना इक्वेशन को पूरी को, तो सब चीज स्क्वायर हो जाएगी। अब बताओ फोर्स वाली इक्वेशन लिखो जल्दी से, फोर्स वाली इक्वेशन जल्दी से, शाबाश। फोर्स वाली इक्वेशन क्या थी, बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज पे बताओ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई रहेगा, Q1 इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं। दूसरा चार्ज क्या था, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, वो Ze हो जाएगा। यही तो डिफरेंस आया। और डिवाइडेड बाय, भाई रेडियस में थोड़ी चेंज आ जाएगा, रेडियस तो जो ऑर्बिट होगा उसका रेडियस आ जाएगा। मैं ns का निकाल रहा हूं तो यहाँ पे क्या होता है, n लगा दो बस। वहां फर्स्ट लगाया निकाला था तो वहां पे क्या करो, फर्स्ट लगा दो 1, ओके।
1 लगा दो, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं कौन सा निकाल रहा हूँ, nth निकाल रहा हूँ, तो n लगा दो, n कैन बी 1 2 3 4 5 6 एनीवन, ठीक है। और यहाँ पे बताओ क्या आया था जल्दी से, m इलेक्ट्रॉन का ही मास था ना, और वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय rn। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो, लिख लिया। चलो जल्दी से अब मुझे काट के दिखाओ, फिर से डिवाइड करके दिखाओ इनको, जल्दी से इनको डिवाइड कर दो फिर से। वही क्या करना है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया और उस स्क्वायर को इक्वेशन 2 से इस बार डिवाइड कर दिया, इसका नाम मैंने इक्वेशन 2 रख दिया है, ठीक है। दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये सब कर रहे हैं क्यों, इसलिए कर रहे हैं कि हमें डेरिवेशन जो है वो आज की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या कट जाएगा जल्दी से बोलो। सबसे पहले तो ये दोनों में से एक आर काट देते हैं, ये वाला आर इधर ले जाते हैं, ये वाला आर जैसे वहां ले गए थे तो ये इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, छोटा कर देता हूं तो फिर से लिखता हूं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। नीचे वाली इक्वेशन में हम कुछ काटा पीटी करके क्या किया था हमने, इस r को इधर ले आए थे, तो वो ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, m e v स्क्वायर r n, ये भी n, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4, और ऊपर क्या बचेगा, ई, ऊपर आएगा ई स्क्वायर जेड। बोलो को कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? अब आप लोगों को जो है वो डिवाइड करना आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, इनको डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो इस वाले डिवीजन के साइन को मैं हटा देता हूं अभी फिलहाल। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया इक्वेशन 2 को, और सिंप्लीफाई करके फिर डिवाइड किया। क्या हुआ राजा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट हो रहा है? अब क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर जेड। ये हो गया, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कट रहा है सीधे सीधे तो काट दूं, एक rn से एक rn कट गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, me से me कट गया, एक एक बचा, तो क्या बचा वहां पे, एक me बचा और एक क्या बचा, rn बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या कटा, 4 से 4, पाई से एक पाई कट गया, और कुछ नहीं कटा, तो बस इस me को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, पाई बचा था ना, m e पाई e स्क्वायर z। चलो ये जल्दी से लिखो और मुझे बताओ कि इसमें कौन सी चीज है जो चेंज कभी भी नहीं होगी और कौन सी चीज है जो चेंज हो सकती है, सोच के बताना। कांस्टेंट है उसमें किसको किसको मालूम है, सारे कांस्टेंट की वैल्यू याद है, तुम्हें मालूम है सर? फाइलिंग बोर्ड की
बाकी सबकी पता है। चलो एच की बताओ, बड़े होकर बताओ। 1.5 पहली जरूरत होगी, तुम बताओ। खड़े होके 6.6 into 10⁻32 और बताओ, तुम बताओ इंतमाम, तुम्हें किसकी याद है? कुछ कौन सी याद है वही बताओ ना। पाई की वैल्यू याद है, वो तो खैर सभी को याद होती है 22/5। चलो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, तुम बताओ ना, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? इसमें नहीं, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें अलग होगा, कहीं और अलग होगा। तुम्हारे अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई चार्ज है, मेरे अंदर भी। बोलो बता दिया। खड़े होकर बताओ, चलो याद हो जाएगा तो ऊपर बोलो। खड़े होकर बोलो। बोलो बोलो, जोर से बोलो। -19। तब गधे हो तुम तो सब। चलो लिखो, सारी वैल्यू लिखवा रहा हूं मैं। बताओ कितने दिन हो गए पढ़ते हुए, इनकी वैल्यू याद नहीं है। लिखो h की वैल्यू लिखो अभी और याद रहनी चाहिए, बस ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ। हाँ बोलो, 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, यूनिट के साथ याद होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखो, तुम बताओ सफिया। 8.85 इंटू 10⁻−12, ठीक है। हाँ, और यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। चलो और कौन सी बची? पाई की वैल्यू तो याद ही है इन तमाम को। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। और क्या बचा? और सब हो गया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताओ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ये सारी वैल्यू पुट करके पाई की भी वैल्यू लिख देता हूं, वरना कहोगे सर पाई की तो बताई नहीं थी आपने। 22/7, ठीक है। ये सारी वैल्यू लिख करके आपको ये कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। का कोई भी रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, रेडियस निकालने की एक शर्त है, वो शर्त लिख लो। दैट एटम और स्पीशी शुड बी लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की तरह होना चाहिए। और हाइड्रोजन की तरह से क्या मतलब है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो वो तो आप घटा बना नहीं सकते, लेकिन क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एग्जाम्पल भी लिख लो, चलो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान लो हीलियम लिया आपने, इसको हाइड्रोजन लाइक बनाना है तो क्या करोगे? 2+, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, एक निकाल दो तो हीलियम हो गया हाइड्रोजन लाइक। लिथियम का शोएब तुम बताओ, लिथियम को हाइड्रोजन जैसा बनाना है तो 2 निकाल लो, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2+। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 निकाल दो, तो ये सब क्या हो गए? हाइड्रोजन लाइक हो गए। इन सब का आप रेडियस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जौन सा चाहे वो रेडियस निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? सबने लिख लिया? पक्का चले आगे। ये आपको होमवर्क है और ये वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। कैलकुलेशन मुझे कॉपी में एक एक की चेक करूंगा, क्या आएगी वो मैं बता देता हूं। इसकी वैल्यू आएगी 0.53 इंटू 10⁻−10, ये वैल्यू आएगी। ओके,
आज हमने रेडियस निकालना सीखा है, कल हम वेलोसिटी निकालना सीखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये पूरी डेरिवेशन हर आदमी अपने आप करेगा एक एक बार, ठीक है। हाँ, तब बेटा प्रैक्टिस होगी, वरना अगर इफ यू आर सीरियस देन